चलिए अब शुरू करने जा रहे हैं हम लोग टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम। टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम। तो बहुत सारे आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें आपको क्या निकालना होगा, यही टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम निकालना होगा। ठीक है भाई। तो टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम कैसे निकालते हैं, उसके लिए क्या स्कीम है वो देख लेते हैं। इसको हम लोग दो भागों में बांटेंगे। पहला एक लीनियर एसएचएम के लिए और दूसरा एंगुलर एसएचएम के लिए। ठीक है। तो लीनियर एसएचएम जो है वो पहले कर लेते हैं, उसका स्कीम देख लेंगे। जब एंगुलर एसएचएम उठाएंगे तो उसका स्कीम उस समय देखेंगे। तो लीनियर एसएचएम में क्या करना होता है समझिए। हम लोग सबसे पहले जो फोर्स है नेट फोर्स, उसको माइनस के एक्स के फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है। यहां पे x क्या है, x इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। मीन पोजीशन कौन सा पोजीशन है, वैसा पोजीशन जहां पे नेट फोर्स क्या है बोलो, जीरो है। जहां नेट फोर्स जीरो होगा उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, मतलब वो पॉइंट मीन पोजीशन कहलाएगा। और वहां से जब x डिस्प्लेस करेंगे तो उसके नेट फोर्स को हम लोग माइनस के एक्स के फॉर्म में लिखेंगे। जहां पे के क्या है बोलो, स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं है भाई, कोई भी कांस्टेंट। ठीक है, वो स्प्रिंग के केस में हो सकता है स्प्रिंग कांस्टेंट हो, लेकिन बाकी केसेस में बहुत सारे अलग अलग कांस्टेंट्स के रूप में ये हमको दिखेगा। तो इट इज एनी कांस्टेंट। और एफ में ये माइनस होना चाहिए क्योंकि एफ जो है वो रीस्टोरिंग फोर्स होना चाहिए, तभी ऑसिलेशन होगा। अब एक बार जब ऐसा लिख लिए उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, एफ नेट की जगह मास इनटू एक्सेलरेशन लिखना और इक्वल टू माइनस के एक्स ऐसा कर देना है। एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा बोलो, माइनस के बाई एम इंटू एक्स। ऐसा लिखने के बाद अब काम शुरू होगा, वो एसएचएम का पार्ट आएगा। एक्सेलरेशन इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये जो है इससे हम लोग इसको कंपेयर करेंगे और उसके बाद हम लोग लिख लेंगे दिस इंप्लाइज ओमेगा स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू के बाई एम एंड हेंस ओमेगा इज इक्वल्स टू रूट अंडर के बाई एम। अच्छा, तो फिर टाइम पीरियड कैसे निकलेगा, तो टाइम पीरियड आ गया t इक्वल्स टू 2 पाई बाई ओमेगा, यानी जो ओमेगा निकाले हैं उसका रेसिप्रोकल कर लेना है और टी से मल्टीप्लाई कर लेना, मतलब m बाई। ये हो गया टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम। इसी तरीके से निकालते हैं। दिस इज द वे ऑफ फाइंडिंग टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम। ठीक है, लीनियर एसएचएम का टाइम पीरियड हम लोग इसी तरीके से निकालेंगे। क्या इंपॉर्टेंट चीज है, a इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसी से कंपेयर करते हैं, बस यही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से, जिसमें हम लोग स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, इसका हम लोग क्या निकालेंगे, टाइम पीरियड। फॉर स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम टाइम पीरियड क्या होगा वो निकालने की कोशिश करते हैं। समझिएगा, मान लीजिए ये स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, मास m है। इसके लिए टाइम पीरियड निकालने बोलेगा तो हम लोग जानते हैं कि यही पोजीशन मीन पोजीशन है। ठीक है, और यहां से जब खींचेंगे तो स्प्रिंग फोर्स आएगा भाई। स्प्रिंग फोर्स कितना लगेगा, kx। तो F इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, माइनस kx। F की जगह क्या लिख पाएंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन विच इज इक्वल टू माइनस kx। तो A इक्वल्स टू क्या आ गया बोलो, माइनस के बाई एम इंटू एक्स। और इसको किससे कंपेयर करेंगे बोलो, A इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया, के बाई एम। तो ओमेगा कितना हो गया, रूट ओवर के बाई एम। तो टाइम पीरियड 2 पाई रूट अंडर एम बाई के, 2 पाई रूट अंडर एम बाई, ये हो गया टाइम पीरियड। तो ये तो यही आ गया, हाँ यही आता है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के लिए, यही आता ही है। ठीक है भाई, जल्दी से आप इसको कॉपी करिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है हम लोगों को इसी स्प्रिंग वाले का टाइम पीरियड में अलग अलग जो वेरिएशंस होता है उसको देखेंगे, ठीक है, और उसके हिसाब से क्वेश्चंस बनाएंगे। जैसे क्या क्या वेरिएशन हो सकता है उसको देखिए। सबसे पहला वेरिएशन ये हो सकता है कि आपको स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम दे दे और बोले कि भाई हम लोगों ने क्या किया, मास m रखा और अब फोर्स F लगाए, ठीक है। देखिए इसमें अगर बिना कोई फोर्स लगाए इसका एसएचएम शुरू हो जाता तो ऐसा तो संभव नहीं है ना। संभव है क्या? नहीं है। क्यों नहीं संभव है? क्योंकि जहां पे है वहीं रह जाएगा ना भाई, मोशन कहां से होगा? इसको खींच के छोड़ते हैं। इसमें दो क्वेश्चंस पूछा है। इसमें एक पूछा है कि पहला तो टाइम पीरियड बताओ कि कितना है, और दूसरा बोला है एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम क्या है बताओ। क्या? एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम क्या होता है? एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम का मतलब समझिएगा। एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम का मतलब होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, ठीक है भाई। मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट भी बताना है। ये दोनों चीजें करनी है। पहले टाइम पीरियड के बारे में सोचते हैं। देखिए एक जो फोर्स लग गया है ना, बस इसी फोर्स की वजह से जो भी एसएचएम होना है वो होगा। हम लोग बाहर से थोड़ा अलग से फोर्स लगा के डिस्प्लेस नहीं कराएंगे। जैसे उसमें हमने बाहर से एक्स्ट्रा फोर्स लगा के और डिस्प्लेस करा के छोड़ दिया तो एसएचएम हुआ। इसमें अलग से बाहर से कोई फोर्स नहीं लगेगा, जो ये एफ है वही करेगा, जो करना है इसी को करना है। तो टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे देखिएगा ध्यान से। ये जो है नेचुरल लेंथ है, ठीक है भाई। अच्छा, एक एक्स आता है स्प्रिंग फोर्स में, आपको याद है, और एक एक्स आता है एसएचएम की इक्वेशन, ये भी याद है आपको। ये एक्स और ये एक्स में क्या डिफरेंस है, मतलब स्प्रिंग वाले में और एसएचएम वाले में क्या डिफरेंस है? तो स्प्रिंग वाले में जो नेचुरल लेंथ है वहां से एक्स निकालते हैं, ठीक है, और जो एसएचएम वाला है उसमें मीन पोजीशन से एक्स निकालते हैं, ठीक है भाई। अंदर समझ में आया? तो देखिए अभी तक क्या था, जो नेचुरल लेंथ था वही मीन पोजीशन था, तो कोई चेंज नहीं होता था। लेकिन अब बदलाव आएगा, ठीक है। यहां पे नेचुरल लेंथ तो है लेकिन ये मीन पोजीशन नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि यहां नेट फोर्स जीरो नहीं, इट इज नॉट इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो इससे कुछ आगे आएगा, एक्स नॉट होगा, उस एक्स नॉट पे मीन पोजीशन मिलेगा। और वो मीन पोजीशन कौन सा होगा? इधर फोर्स एफ है और इधर के एक्स नॉट। जिस जगह पे के एक्स नॉट इक्वल टू एफ हो जाए, यानी एक्स नॉट इक्वल टू एफ बाई के हो, ये वो जगह है जहां पे मीन पोजीशन होगा, ठीक है भाई। यहीं पे कहानी आप अपनी खत्म नहीं होती। हम लोग को मीन पोजीशन से भी फर्दर और एक्स आगे बढ़ाना है ना, कम से कम बोलो। तो मीन पोजीशन से भी फर्दर एक्स घुमा दिए, आगे बढ़ा दिए। ये बढ़ेगा इसी एफ की वजह से, वो आगे एनालिसिस करेंगे। बढ़ेगा वो इसी एफ की वजह से। लेकिन मान लो किसी एक्स पे वो है, तो अभी इस समय स्प्रिंग फोर्स क्या लग रहा है बोलो? के इंटू एक्स प्लस एक्स नॉट लग रहा है। बोलो तो सही लिख रहे हैं, क्योंकि पहले ही एक्स नॉट ये नेचुरल लेंथ से मूव कर चुका है और फर्दर एक्स और हमने बढ़ाया, तो नेचुरल लेंथ से उसका डिस्प्लेसमेंट टोटल कितना हो गया? एक्स प्लस एक्स नॉट। तो हम लोग जब फोर्स लिखेंगे नेट फोर्स, तो इधर की ओर जो लगने वाला फोर्स है उसको तो नेगेटिव लेंगे, माइनस के एक्स प्लस एक्स नॉट होगा और प्लस एफ भी होगा भाई। एफ तो लगातार लग ही रहा, तो नेट फोर्स जो होगा वो क्या आएगा बोलो? माइनस के एक्स माइनस के एक्स नॉट प्लस एफ। कट गया भाई? क्यों कट गया?
के एक्स नॉट और एफ इक्वल है तो माइनस के एक्स नॉट और एफ इक्वल आपस में कैंसिल हो गया और एफ नेट इक्वल्स टू माइनस के हो गया, मास इनटू एक्सीलरेशन इक्वल्स टू माइनस के एक्स, और यहां से भी आप देखिएगा तो टाइम पीरियड क्या निकल के आएगा 2 पाई रूट अंडर m बाई के आएगा कि नहीं। सेम इक्वेशन आगे उसी तरह से प्रोसीड होगा जैसे उसमें हुआ था। क्या सीखे इससे? पहला कि एक कांस्टेंट फोर्स अगर स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में लगा दिया जाए तो उससे इक्विलिब्रियम पोजीशन शिफ्ट होता है लेकिन टाइम पीरियड में कोई बदलाव नहीं होता। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, मतलब कॉन्सेप्ट है जिसको आपको ध्यान रखना है कि बिकॉज ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स व्हिच इज एक्टिंग ऑन अ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम देयर इज नो चेंज इन इट्स टाइम पीरियड, ओनली थिंग व्हिच चेंजेस इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन बस शिफ्ट हो जाएगा, टाइम पीरियड में कोई बदलाव नहीं आएगा। ठीक है भाई, इतना क्लियर है। अब हम लोग एम्पलीट्यूड की बात करते हैं, समझिएगा ध्यान से। एम्पलीट्यूड कितना होगा वो देखना है। तो कैसे निकालेंगे एम्पलीट्यूड? देखिएगा पिछली बार जब ब्लॉक की बात कर रहे थे, देखिएगा फिर से एक बार उसी स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम की बात करेंगे। ये मास m है, स्प्रिंग कांस्टेंट k है, और F जब फोर्स लगा तो कोई एक x नॉट आया भाई साहब, वहां पे जाके F और k x नॉट क्या हो गए? इक्वल हो गए, जहां पे नेट फोर्स क्या हुआ? 0। तो ये कितना डिस्टेंस है बता सकते हैं? F बाई k है कि नहीं बोलो? x नॉट का वैल्यू निकाले थे ना F बाई k, तो उतना आगे बढ़। लेकिन उससे पहले तक x नॉट और F में कौन बड़ा था? F बड़ा था भाई साहब। यहां तो F ही है खाली, यहां पे k x नॉट तो है ही नहीं, और यहां पे आके k x नॉट और F इक्वल हुआ। उससे पहले के वैल्यूज ऑफ x के लिए F और k x नॉट में कौन बड़ा होगा? F बड़ा होगा। तो अगर F बड़ा होगा तो एक्सीलरेशन तो उसका इधर ही होगा ना। तो इस पूरे मोशन के दौरान उसका अगर उधर ही एक्सीलरेशन था तो क्या उसने कुछ वेलोसिटी गेन किया होगा? यस। तो यहां पे आ गया उसका वेलोसिटी। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वेलोसिटी की वजह से वो वहां रुकेगा नहीं, जहां नेट फोर्स 0 हुआ वहां पे वो रुकेगा नहीं और आगे बढ़ेगा। और जब आगे बढ़ेगा तो अब kx और f में कौन बड़ा है? नेक्स्ट रीजन में kx और f से में कौन बड़ा है? kx बड़ा है। तो अब वो एक्सीलरेट कराएगा इधर, मतलब स्पीड यहां पे बढ़ रहा था और यहां पे स्पीड घटेगा, और घटते घटते एक तो समय आएगा ना जहां पे स्पीड क्या हो जाएगा बोलो? 0। यहां पे स्पीड फिर 0 हो जाएगा। यहां भी स्पीड 0 था, वहां भी स्पीड 0 है। तो क्या ये दोनों आपको एक्सट्रीम पोजीशन जैसे लग रहा है एसएचएम का? एसएचएम के जो दोनों एक्सट्रीम पोजीशन है वहां पे पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होता है बोलो? 0 होता है। ये मीन पोजीशन है और ये एक्सट्रीम पोजीशन है, इनके बीच का जो ये सेपरेशन होगा उसी को क्या बोलेंगे? एम्पलीट्यूड बोलेंगे। तो चलिए वो निकालते, कहां पे वेलोसिटी 0। तो यहां से मान लेते हैं कि कुछ x डिस्टेंस चला और वेलोसिटी 0 हो गया। कैसे निकालेंगे इस x को? वर्क एनर्जी थ्योरम से। देखिएगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स या वर्क डन बाय अदर फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू डेल्टा u प्लस डेल्टा के होना चाहिए कि नहीं बोलो? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा? Fx होगा कि नहीं? F उधर लगा है, x भी उधर लगा है, तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स Fx हो गया। डेल्टा U क्या हो जाएगा बोलो? हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा के क्या हो गया बोलो? 0, क्योंकि यहां भी काइनेटिक एनर्जी 0 और यहां भी काइनेटिक एनर्जी 0। तो x से x कैंसिल, ये x इक्वल्स टू 0 तो नहीं है, ये बात होता है। यानी x का वैल्यू क्या आ गया बोलो? 2f बाई के आया। अरे ये तो x नॉट का डबल है, ध्यान से देखो, इट इज ट्वाइस ऑफ x नॉट, मतलब ये x नॉट था तो फर्दर और x नॉट गया, फर्दर और कितना गया बोलो? x नॉट गया। तो बताओ टाइम पीरियड क्या होगा? टाइम पीरियड तो ऑलरेडी निकाल ही चुके हैं, है ना? एम्पलीट्यूड क्या होगा बोलो? 2x नॉट माइनस x नॉट यानी x नॉट, यानी f बाई के, यही एम्पलीट्यूड हो जाएगा।
ठीक है भाई, जल्दी से इसको कॉपी करिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगर ये चीज आपको समझ में आ गया है तो फिर आप बहुत सारे क्वेश्चंस इससे कर सकते हैं। ये किसी भी कांस्टेंट फोर्स के लिए है। अच्छा यहाँ पे आपको लिख भी लेना था, है ना? क्या लिखना था भाई? पहला पॉइंट कि ड्यू टू अ कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, ड्यू टू अ कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम देयर इज नो चेंज इन इट्स टाइम पीरियड। इसके टाइम पीरियड पे कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है भाई, तो देखिएगा इसमें बहुत सारे सिचुएशंस हो सकते हैं जिसमें सेम टाइम पीरियड होगा। पहला तो ये देखिए, ऐसे लटका दें, बोले टाइम पीरियड बताओ। बताओ तो भाई, क्या इस पे एक कांस्टेंट फोर्स mg एक्ट करेगा? तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा बोलो? 2 पाई रूट अंडर m बाई, कोई बदलाव ही नहीं आएगा इस कांस्टेंट फोर्स की वजह से। अच्छा एक और चीज बताओ, हम ये पूछना चाह रहे हैं कि इसका अगर यहां पे रिलीज कर दे, नेचुरल लेंथ पे लाके क्या करें, रिलीज कर दें, तो इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा? देखो तो पिछले वाले का एम्पलीट्यूड क्या था? f बाई के, तो इसका क्या होगा बोलो? mg बाई के। समझ में आ रहा है? अच्छा इसमें क्या अपना मनमाना एम्पलीट्यूड ये नहीं रख सकता है? रख सकता है। देखिएगा ध्यान से, मान लीजिए इसमें हमने इसको पकड़ा, नेचुरल लेंथ पे धीरे 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 रिलीज कर दिए, कहां तक ले आए? मीन पोजीशन। अब तो ये बेचारा मूव ही नहीं करेगा। देखो क्या होता था कि यहाँ पे नेचुरल लेंथ पे ऐसे ही छोड़ देंगे तो इसके दौरान वो एक्सीलरेट करेगा, वेलोसिटी गेन करेगा और तब फिर एसएचएम करने लगेगा। लेकिन अगर यहाँ पे छोड़े नहीं, आराम से धीरे 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 लाके यहाँ पर लाके छोड़ दें, तब तो अब नेट फोर्स जीरो वाले जगह पे आ गया कि नहीं? अब मोशन करेगा नहीं, क्योंकि हमने यहां तक धीरे धीरे उसको लाके छोड़ा है, तो इसके दौरान उसको वेलोसिटी गेन नहीं हुआ है, तो अभी वो अब एसएचएम नहीं करेगा। अब अगर ये कितना, मान लो 10 मीटर खींच के छोड़ देते हैं, तो ये 10 मीटर का एम्पलीट्यूड का एसएचएम करेगा। इसके बाद अगर फर्दर खींचे तो अगर यहीं पे रिलीज कर दें तो फिर वही mg बाई के एम्पलीट्यूड का एसएचएम करेगा। दोनों में सिचुएशन में डिफरेंस समझ में आ गया? हाँ, और क्या सिचुएशंस हो सकता है? आप सोचिए सेकंड कंडीशन, मान लीजिए इस पूरे को सबमर्ज कर दे वाटर के अंदर, बताइए टाइम पीरियड क्या होगा? वाटर में सबमर्ज हो गया, बताइए टाइम पीरियड 2 पाई रूट अंडर m बाई के होगा। क्यों होगा भाई साहब? बॉइंट फोर्स लगेगा, mg लगेगा, दो फोर्सेस लगेगा और दोनों ही कांस्टेंट फोर्स है, दोनों वेरिएबल फोर्स नहीं है, तो इसीलिए टाइम पीरियड सेम रहेगा। एम्पलीट्यूड क्या होगा भाई इसमें, है ना? वी आर अज्यूमिंग कि इसमें mg जो है वेट से अधिक है, सिंक वाला सिचुएशन। नहीं तो अगर बॉइंट फोर्स अधिक होगा तो वो घुसने नीचे आने ही नहीं देगा, समझ रहे? तो ऊपर पुश कर देगा और तब भी मतलब एसएचएम होगा वैसे ही। तो ये अज्यूम करें तो क्या होगा? mg नीचे लग रहा है माइनस बॉइंट फोर्स बाई के, इतना एम्पलीट्यूड का एसएचएम होगा। देखो नेट फोर्स नीचे की ओर क्या ले लिए, mg माइनस बी बाई के। ये तब होगा जब नेचुरल लेंथ पे रिलीज कर रहे हैं। अच्छा आप ये बताइए तो, बताइए भाई साहब टाइम पीरियड क्या होगा इसमें? 2 पाई रूट अंडर m बाई, क्यों? mg साइन थीटा इस बार कांस्टेंट फोर्स है और वो भी हमारे टाइम पीरियड को चेंज नहीं करेगा क्योंकि वो फिक्स्ड वैल्यू एंड सो ऑन। ऐसा मतलब बहुत सारा सिचुएशंस मिलेगा जिसमें कांस्टेंट फोर्स एक्ट कर रहा है और टाइम पीरियड में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। लेकिन ये किसके लिए? केवल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के लिए। ठीक है भाई,
चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस के लिए। मान लीजिए कि इस तरह से हमारे पास दो स्प्रिंग है और पैरेलल में कनेक्ट K1 K2 और इसका टाइम पीरियड पूछे। देखिए ये जो टाइम पीरियड है ना, ये आपको मौका देता है स्प्रिंग का इक्विवेलेंट निकालने का। देखिए तो क्या हो जाएगा, K1x फोर्स लगेगा कि नहीं, अगर इसको x डिस्प्लेस करते हैं, और इधर कौन कितना फोर्स लगेगा बोलो, K2x। तो नेट फोर्स क्या हो गया बोलो, नेट फोर्स इक्वल्स टू माइनस K1 प्लस K2 इंटू एक्स। तो मास इंटू एक्सिलरेशन इक्वल्स टू माइनस K1 प्लस K2 इंटू एक्स। तो A इक्वल्स टू क्या आ गया, माइनस K1 प्लस K2 बाई M इंटू एक्स। अब भाई साहब टाइम पीरियड डायरेक्टली लिख रहे हैं, देखिए क्या ये ओमेगा स्क्वायर होगा 2 पाई रूट ओवर ऑफ इसका रेसिप्रोकल, तो M बाई K1 प्लस, क्या ये टाइम पीरियड निकल के आ गया इसका। अच्छा अगर सिंगल स्प्रिंग होता तो टाइम पीरियड होता 2 पाई रूट अंडर M बाई K। तो बताओ K इक्विवेलेंट निकालने का तरीका समझ में आया क्या, K1 प्लस, तो स्प्रिंग, दो स्प्रिंग अगर इस तरह से कनेक्टेड हो जिसमें पैरेलल जिसको कहते हैं, तो उसका इक्विवेलेंट क्या होता है बोलो, K1 प्लस K2। चलिए ये लिख लिए, जल्दी से पहले इतना कॉपी करिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा ध्यान रखिएगा एलिवेटर भी हो इसमें तो भी वही होगा, एलिवेटर कितना फोर्स, एलिवेटर की वजह से एक शूडो फोर्स लगता है MA, और वो MA भी कांस्टेंट है ना, उसकी वजह से भी टाइम पीरियड में कोई चेंज नहीं है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है जो बिल्कुल वैसा ही है, ऐसे पूछा जाता है। मान लीजिए एक स्प्रिंग इधर लगा दें, ये स्प्रिंग ब्लॉक लगा दें मास M, स्प्रिंग कांस्टेंट K, फिर एक और स्प्रिंग कांस्टेंट K2, मास M ही है, बताओ एक टाइम पीरियड बताओ। तो देखिए क्या होगा अगर आप इसको x यहां से डिस्प्लेस करते हैं किसी भी डायरेक्शन में, मान लीजिए हमने इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया, तो क्या होगा भाई, ये K1 लंबा होगा और वो इधर खींचेगा, कितने फोर्स से, K1 x से, और K2 कॉम्प्रेस होगा, वो धक्का लगाएगा इधर, है ना। लेकिन उसको सिंपल दिखाने के लिए इधर दिखा रहे हैं K2x, जो इधर से पुश कर रहा है, और K1x इधर पुल कर रहा है। लेकिन इसमें भी देखें तो नेट फोर्स जो है वो सिमिलर होगा, दोनों क्योंकि सेम डायरेक्शन में लगा दिया फोर्स, एक पुल कर रहा है एक पुश कर रहा है, लेकिन दोनों ने इफेक्टिवली सेम डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया। तो माइनस K1 प्लस K2 इंटू एक्स, ये नेट फोर्स हो गया विच इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, सेम आ रहा है। तो टाइम पीरियड क्या आएगा भाई, सेम आएगा 2 पाई रूट अंडर M बाई K। तो K मतलब K1 प्लस K2, ठीक है। तो इस केस में भी K इक्विवेलेंट जो आता है क्या आता है बोलो, K1 प्लस K2, मतलब पैरेलल जैसा। और सबसे इंटरेस्टिंग है नेक्स्ट, अगर हमारे पास इस तरह का स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम हो जिसमें ये स्प्रिंग है और ये दूसरा स्प्रिंग है, और दोनों ही स्प्रिंग कनेक्टेड हैं इस तरह से सीरीज में, और इसका मास M है, ये K1 है और ये K2 है, तो हम लोगों को बताना है कि इसका टाइम पीरियड क्या होगा। कैसे निकालेंगे भाई, देखिएगा ध्यान से, इसमें थोड़ा सा ये इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा ये अच्छा है, बेटर है। बाकी दो इससे पहले वाले जो दो थे आसान थे, ये थोड़ा मुश्किल काम। इसमें हम लोग M को x डिस्प्लेस करते हैं, ठीक है। अब ये अगर x डिस्प्लेस करते हैं तो ये भी थोड़ा इलोंगेट हुआ होगा, ये भी थोड़ा इलोंगेट हुआ होगा। तो K1 में जो इलोंगेशन हुआ वो मान लो x1 है, और K2 में जो इलोंगेशन हुआ वो मान लो x2 है। तो इस ब्लॉक पे कितना फोर्स लगा, इस ब्लॉक पे डायरेक्टली खाली स्प्रिंग 2 लगाएगा फोर्स, कितना बोलो, K2x2, है कि नहीं। अच्छा अब क्या होता है दिमाग में बच्चों क्या आता है कि चलो एक काम करते हैं, F इक्वल्स टू
क्या लिखते हैं माइनस k2 x2, और फिर उसके बाद मास इनटू एक्सीलरेशन इक्वल्स टू माइनस k2 इंटू x2। एक्सीलरेशन क्या आ गया बोलो माइनस k2 बाई m इंटू x2। ठीक है भाई, और टाइम पीरियड वो बताएंगे 2 पाई रूट अंडर m बाई k2, है कि नहीं भाई? और अगर ऐसा वो बताएंगे तो बोलो क्या होगा, गलत हो जाएगा भाई। क्यों गलत हो जाएगा समझिएगा कि यहां जो x आना चाहिए वो किसी स्प्रिंग का इलोंगेशन थोड़ी आना चाहिए, वो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन आना चाहिए। तो बताओ भाई मीन पोजीशन से हमने कितना डिस्प्लेस किया है इसको x, तो ये जो फोर्स है ना वो x2 के टर्म्स में नहीं आना चाहिए, x के टर्म्स में आना चाहिए। तो x के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे पहले, तो चलो भाई करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, दोनों स्प्रिंग का भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो स्प्रिंग ने इस पे लगाया k2x2 फोर्स, लगाया कि नहीं ब्लॉक पे, तो ब्लॉक भी लगा रहा होगा k2x2 फोर्स। अच्छा ये स्प्रिंग इस दूसरे स्प्रिंग पे कुछ फोर्स लगाएगा, कितना लगाएगा भाई साहब k1x1। अरे जैसे ब्लॉक कनेक्टेड था स्प्रिंग 2 से, उसी तरह से स्प्रिंग 2 भी तो कनेक्टेड है स्प्रिंग 1 से। तो ब्लॉक पे अगर फोर्स लगा k2x2, ये किसने लगाया स्प्रिंग 2 ने लगाया, तो बिल्कुल उसी तरह से स्प्रिंग 1 भी तो स्प्रिंग 2 पे फोर्स लगाएगा, कितना लगाएगा k1x1। तो इधर भी लगेगा, हालांकि इधर वाले से हम लोग को उतना मतलब नहीं है, जो हमारा मेन डायग्राम बनना था वो बन गया। अब देखिए जितने स्प्रिंग हम लोग लेते हैं वो कैसे लेते हैं बोलो, मासलेस। कैसे स्प्रिंग लेते हैं मासलेस। तो k1x1 मस्ट बी इक्वल टू क्या k2x2। अच्छा तो यहां से क्या होगा, हम x2 के टर्म्स में, अच्छा एक और चीज है आपको तो पता ही है ना, x1 प्लस x2 बराबर x होगा। भाई साहब जितना ये इलोंगेट करेगा, जितना ये इलोंगेट करेगा, दोनों मिला के ही तो ये डिस्प्लेस होगा ना, तो x1 प्लस x2 बराबर x होगा। तो हम लोग इन दोनों इक्वेशंस का यूज करके x2 के टर्म्स में x लिखने की कोशिश करते हैं। तो क्या करेंगे, x1 वहां से एलिमिनेट कर देंगे। x1 क्या लिख पाएंगे बोलो k2x2 अपॉन k1। अच्छा इसको अगर वहां पे पुट कर दिया जाए तो क्या आएगा k2x2 अपॉन k1 प्लस x2 इक्वल्स टू x। तो क्या आ गया बोलो k2 प्लस k1 इंटू x2 बाई k1, k1 उधर भेज देते हैं k1x, है ना भाई। x2 की जगह k1x बाई k1 प्लस k2 ये लिख पाएंगे, है ना, लिख लो। x2 की जगह क्या लिख पाएंगे k1x अपॉन k1 प्लस k2। ठीक है भाई, इतना क्लियर हो गया। ये तो पहले वाला है, इसको मिटा दो, तो ये तो मिट गया। अब देखना, अब हम लोग उसको उस इक्वेशन में पुट करते हैं। f इक्वल्स टू माइनस के, x2 की जगह क्या लिख लें, अच्छा ये तो k2 था और x2 की जगह k1 x बाई k1 प्लस k2 आ गया क्या। ये जो है ये आया है k, ये है मेन k। ठीक है भाई, टाइम पीरियड बता दो, डायरेक्ट लिख दे 2 पाई रूट अंडर m बाई k1 k2 इंटू k1 प्लस। कोई दिक्कत तो नहीं भाई, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा तो k इक्विवेलेंट क्या आ गया बोलो k1 k2 बाई k1 प्लस k2। अच्छा 1 बाई k इक्विवेलेंट क्या होगा, अब जैसे उल्टा करिएगा आपको दिख जाएगा 1 बाई k1 प्लस 1 बाई k2। यही होता है सीरीज में जब स्प्रिंग ऐड होता है, तो इसी तरह के एक्सप्रेशन से हम लोग डायरेक्टली कॉम्बिनेशन निकाल सकते हैं। जल्दी से कॉपी करिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, है ना, ये तो हो गया। चलिए एक क्वेश्चन है इस तरह का,
देखिए तो एक बार जब आप इक्विवेलेंट निकालना सीख गए ना तो हर बार प्रूफ करने का जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में मान लीजिए कि आपको दे दिया, बोला ऐसा है, बताओ भाई के है, K1 है, K2 है, K3 है और ये M है, बताओ टाइम पीरियड क्या होगा, ठीक है भाई। ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले के इक्विवेलेंट निकालिए। इन दोनों का सीरीज है तो कितना होगा इक्विवेलेंट? K2 K3 बाई K2 प्लस K3 और उसका उसमें ऐड हो जाएगा K1, तो ये पूरा इक्विवेलेंट के आ गया। टाइम पीरियड का वैल्यू हो जाएगा 2 पाई रूट अंडर m बाई के इक्विवेलेंट। अब के इक्विवेलेंट अगर आप निकालना चाहेंगे, ये दोनों भी मल्टीप्लाई हो जाएगा K1 K2 और K3 K1, तो तीनों का सम हो गया दो दो बार लेकर, K1 K2 K2 K3 K3 K1 बाई K2 प्लस K3। तो नीचे क्या रह गया? K1 K2, ये देखिए इसका वैल्यू पहले यहाँ लिख देते हैं, नहीं तो बहुत लोगों को नहीं समझ में आया। K1 K2 प्लस K2 K3 प्लस K3 K1 बाई K2 प्लस K3, इसी के इक्विवेलेंट में यहाँ पे पुट कर रहे हैं। तो K1 K2 प्लस K2 K3 प्लस K3 K1 डिवाइडेड बाई ऊपर में K2 प्लस K3, है ना भाई। ये हो गया टाइम पीरियड। आया समझ में? अच्छा एक बात बताओ, मान लो इसमें कह दिया कि भाई एक F फोर्स एक्ट करना शुरू किया, तो बताओ इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा? बता पाएंगे क्या भाई? हाँ, नेचुरल लेंथ पे था, F फोर्स एक्ट करना शुरू किया, तो एम्पलीट्यूड क्या होता है बोलो? F बाई के होता है कि नहीं? तो F बाई के क्या रखेंगे? के इक्विवेलेंट, तो F बाई वही रख दो, K1 K2 प्लस K2 K3 प्लस K3 K1 और डिवाइडेड वाला ऊपर चला जाएगा K2 प्लस K3। आया समझ में भाई साहब? जल्दी से कॉपी करिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, है ना। तो कॉम्बिनेशन वाला लीनियर इस तरह का कॉम्बिनेशन होगा वो तो बन ही जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट जो है वो इस तरह से, मान लीजिए हमारे पास पुल्ली है, ये हमारे पास स्प्रिंग है और ये हमारे पास मास m। बोले भाई साहब इसका टाइम पीरियड निकालो। कैसे निकालेंगे? देखो इसको फिर से, अब हम लोग ना कांस्टेंट फोर्स जब होगा तो आपको याद है कि नेट फोर्स क्या आ जाता है फाइनली? माइनस के एक्स आ जाता है कि नहीं? आ जाता है अपने आप। यहां एक्स क्या है बताओ? इलोंगेशन ऑफ द स्प्रिंग नहीं है, क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक फ्रॉम मीन पोजीशन है। तो वो लेके हम लोग काम करेंगे। अब इसको फर्दर वही काम करना कि एक्स नॉट पहले डिस्प्लेस कराओ, फिर एक्स डिस्प्लेस कराओ, फिर फाइनली प्रूव करो कि एफ नेट इक्वल्स टू माइनस के एक्स है, तो फिर तो वही बात हो गई ना। तो उतना स्टेप जो हम लोग एक बार कर चुके हैं आप वो दोबारा नहीं करेंगे। तो आपको ये समझ लेना है कि दिस इज नॉट इलोंगेशन इन द स्प्रिंग, दिस इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक फ्रॉम मीन पोजीशन। तो एफ नेट इक्वल्स टू माइनस के एक्स, ये प्रूव करना भाई। अगर मान लो कि मीन पोजीशन से इसको एक्स डिस्प्लेस कराते हैं तो इसका कितना इलोंगेशन होगा? एक्स होगा कि नहीं? तो यहां पे जो टेंशन आएगा वो के एक्स होगा, यहां भी टेंशन आएगा वो के एक्स होगा। तो t इक्वल्स टू माइनस के एक्स है, तो यही तो नेट फोर्स है। तो टाइम पीरियड क्या होगा? 2 पाई, टेंशन को t कैसे लिखेंगे? अरे f इक्वल्स टू माइनस के एक्स ही रहेंगे। 2 पाई रूट अंडर m बाई के होगा कि नहीं होगा बोलो? आया समझ में? ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए हमने स्प्रिंग यहां लगा दिया,
और ये है हमारा पुली। ठीक, ऐसा भी तो हो सकता है कि नहीं, हो सकता है। और ब्लॉक ऐसे लगा दिया। अब क्या होगा टाइम पीरियड वो बताना है। क्वेश्चन समझ में आया? देखिए टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे। अब देखिए हम लोग अगर देखिएगा ध्यान से, इसको x खींचते हैं, x अगर इसको खींचते हैं तो पुल्ली कितना नीचे आएगा वो हम पूछना चाहते हैं। कंस्ट्रेंट जैसा कुछ लग रहा है, समझ में, मूवेबल पुल्ली हो गया, पुल्ली मूव कर पा रहा है। तो अगर इसको x खींचते हैं, ध्यान से सुनिएगा, हम लोगों ने ब्लॉक को क्या कर लिया, x यहां से x डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। अभी तो अगर इसको हम लोगों ने x डिस्प्लेस किया तो आप समझ रहे हैं कि ये y/x/2 नीचे आएगा, है ना। कैसे, तो देखिएगा ध्यान से, अगर मान लीजिए इसको y नीचे आना है, ठीक है, तो इसको रस्सी इधर भी चाहिए। देखिएगा ध्यान से, जब ये नीचे आएगा y, तो इधर का भी रस्सी खाली हो और इधर का भी रस्सी खाली हो, कितना 2y रस्सी खाली हो, तो वो पूरा 2y तो यहाँ मिला ना इसको। तो अगर ये y आता है तो ये 2y, तो अगर ये x नीचे जाता है तो ये x/2 आधा, ठीक है। चलिए, तो ये अगर x/2 नीचे आता है मतलब इसमें भी इलॉन्गेशन x/2 हुआ, तो फोर्स जो लगेगा वो क्या लगेगा, kx/2। यहां फोर्स लगा kx/2। ब्लॉक पे कितना फोर्स लगेगा, तो ब्लॉक पे लगेगा ऊपर की ओर फोर्स kx/4 है। ये कहां से आ गया, तो सोचिए कि यहां अगर kx/2 टेंशन है तो यहां टेंशन कितना होगा, kx/4। यहां t है तो यहां t/2 होता है कि नहीं होता, ये kx/2 है तो kx/4 होगा कि नहीं होगा। तो जो नेट फोर्स इसमें लग रहा है कितना लग रहा है बोलो, F = -kx/4। और इसकी वजह से क्या हम लोग टाइम पीरियड निकाल पाएंगे, बिल्कुल निकाल पाएंगे। टाइम पीरियड आएगा t = -kx/4। सॉरी, ये तो टाइम पीरियड नहीं है ना, ये F है। तो टाइम पीरियड हो गया 2π√m/k, यानी 4m/k। और देखिए इसको बहुत ही सुंदर तरीके से आप ऐसा सोच सकते हैं कि जब भी इस तरह से स्प्रिंग कनेक्टेड हो तो दिस इज इक्विवेलेंट टू और स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट 4k, है कि नहीं। अगर पुल्ली इस तरह से हो और पुल्ली के इस एंड पे इस तरह से स्प्रिंग लगा हो तो दिस इज इक्विवेलेंट टू स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट 4k, और इस तरह से लगा हो तो k की तरह लटका देते वहां पर तो भी तो यही आता ना 2π√m/k। अच्छा, तो देखिए ऐसा भी एक क्वेश्चन हो सकता है, है ना। अब क्या होगा भाई, मान लो इसको हमने y डिस्प्लेस करा तो इस स्प्रिंग में इलॉन्गेशन कितना आएगा, 2y, ठीक है। कितना आएगा भाई, 2y। क्यों, अगर इसको y आना है तो इसको रस्सी दोनों तरफ y चाहिए, मतलब 2y चाहिए। ये तो देगा नहीं, वही देगा, तो ये देगा तो ये 2y इलोंगेट होके देगा, ठीक है भाई। तो इसका मतलब है कि यहां जो टेंशन होगा वो आएगा k × 2y, आएगा कि नहीं बोलो, आएगा। और यहां टेंशन 2ky है, यहां टेंशन 2ky, तो यहां टेंशन क्या होगा बोलो, 4ky, है ना। अच्छा, वो गलत कर लिए क्या, ये k/4 है ना, तो k/4 के इक्विवेलेंट है ना, तभी तो वो आएगा 4m/k। यहां पे 4 क्या आएगा, देखो यहां पे नेट फोर्स कितना लग रहा है ब्लॉक पे, -4ky या x, जो मैंने वो लिखो, है ना, हमने y ले लिया अभी। तो अगर ऐसा है तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2π√m/4 ये। अब क्योंकि ये 4k है तो दिस इज इक्विवेलेंट टू
स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट 4k। ठीक है भाई, आया समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं? वो k/4, ये 4k। जल्दी से इतना कॉपी कर लें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिएगा, मान लीजिए कि हमारे पास दो स्प्रिंग हो, इस तरह से, थोड़ा ये इस तरह से, ठीक है। यहां भी हम लोग एक स्प्रिंग लगा दें और यहां भी एक स्प्रिंग लगा दें, ठीक है, और यहां ब्लॉक रख दें। मान लो स्प्रिंग कांस्टेंट k1 है, ये स्प्रिंग कांस्टेंट k2। अब पूछे कि बताओ टाइम पीरियड क्या। तो देखिए क्या होगा, इसको समझिएगा। अगर हमारा अभी अभी हमने देखा कि स्प्रिंग इस तरह से कनेक्टेड रहता है, ऐसा ही कनेक्शन है ना, देखिए तो ऐसा ही कनेक्शन वो, तो इसके लिए k इक्विवेलेंट क्या होता है? k/4। जब ये भी होगा और ये भी होगा तो इसका जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा, इसका और इसका दोनों का सम होगा। मतलब ये दोनों का जो इफेक्टिव है वो सीरीज कॉम्बिनेशन की तरह बिहेव करेगा, यानी कि दिस विल बिहेव एज k1 डैश एंड k2 डैश का सीरीज। समझ रहे हैं? k1 डैश क्या है? k1 का इफेक्टिव k/4, k1/4 और ये k2/4, इसका सीरीज। ठीक है, तो इसका k इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा? इसका k इक्विवेलेंट आ जाएगा k1/4 इंटू k1/4 बाई, सॉरी k2/4 ना, k1 प्लस k2/4 क्या हो जाएगा भाई? k1 k2/16 इंटू k1 प्लस k2 इंटू 4। ये हो जाएगा 4 k1 k2/4, ऊपर नीचे बाई 4 k1 प्लस k2। ठीक है भाई, और टाइम पीरियड हो गया 2π√m/k1 k2 इंटू 4 k1 प्लस k2। ये आया समझ में? जल्दी से इतना कॉपी करिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मान लीजिए कि स्प्रिंग इस तरह से कनेक्टेड है, ये ठीक है भाई, ये मास है, ये k1 और ये k2। अब इक्विवेलेंट पूछा, मतलब इसका टाइम पीरियड पूछा। तो देखिए ये जो स्प्रिंग है ना, ये तो क्लियर है ना, इसका k2 डैश जो होगा वो k2/4 होगा। इसका क्या करना है भाई? इसमें बहुत ध्यान से समझिए, ये जो है इसके जैसा, सेम स्ट्रिंग में लगा हुआ, देखिए है कि नहीं? तो जब सेम स्ट्रिंग में लगा रहे तो इसका क्या होता है बताओ? वही होता है, क्या होता है कि नहीं? तो उस केस में इसको तो k लेंगे, यानी k1 लेंगे और इसका k2/4 लेंगे और इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन लेंगे। मतलब हो जाएगा k1 इंटू k2/4 बाई k1 प्लस k2/4। ये k इक्विवेलेंट हो जाएगा, जो भी आएगा उसका टाइम पीरियड आप लिख लेंगे 2π√m/k इक्विवेलेंट।
आया समझ में? चलिए एक और चीज देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग। कभी कभी हो सकता है, अभी तक जो स्प्रिंग हम लोग कंसिडर कर रहे हैं वो स्प्रिंग मासलेस है, लेकिन हो सकता है कि स्प्रिंग के पास भी मास हो। तो अगर मास स्प्रिंग के पास होगा तब क्या होगा, आप देखिएगा, दिस विल बी इक्विवेलेंट टू एक मासलेस स्प्रिंग विथ स्प्रिंग कांस्टेंट के एंड मास m प्लस m/3। मतलब एक m मास का जो स्प्रिंग है वो एक m/3 मास के ब्लॉक के जैसा काम करता है। और इसकी वजह से टाइम पीरियड जब इसका लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 पाई रूट ओवर m/3 प्लस m/k, ये है टाइम पीरियड। ठीक है, चलिए जल्दी से कॉपी कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, कटिंग ऑफ स्प्रिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है ना। कटिंग ऑफ स्प्रिंग, अगर स्प्रिंग को कट किया जाए तो टाइम पीरियड में क्या बदलाव आएगा, वो सब पूछा जाता है। जैसे क्वेश्चन पूछेगा कि मान लीजिए कि हमने एक स्प्रिंग को n पार्ट्स में कट कर दिया। ठीक है, हमने एक स्प्रिंग को कितने पार्ट्स में कट किया, n पार्ट्स में, और सबको पैरेलल कनेक्ट कर दिया, पैरेलल, कनेक्टेड पैरेलल। तो फिर और उसके साथ ब्लॉक लगा दिया। तो टाइम पीरियड अगर शुरू में ओरिजिनल स्प्रिंग के साथ उस ब्लॉक का टाइम पीरियड t0 था, अब टाइम पीरियड क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आया? एक स्प्रिंग जो था वो ब्लॉक के साथ टाइम पीरियड t0 बना रहा था, उस स्प्रिंग को हमने n पार्ट में कट कर दिया, सबको पैरेलली कनेक्ट कर दिया, और फाइनली पूछ रहा है भाई साहब अब नया टाइम पीरियड क्या होगा। देखिएगा ध्यान से, इसमें जो कॉन्सेप्ट हमको यूज करना है वो है कि किसी भी स्प्रिंग के लिए उसका स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू उसका लेंथ जो होता है वो क्या होता है, बोलो, कांस्टेंट होता है भाई। ठीक है, सेम मटेरियल का बना हुआ स्प्रिंग हो, कटिंग वाला प्रॉब्लम हो, सेम मटेरियल का बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो उसका जो k होता है और l होता है वो क्या होता है, बोलो, कांस्टेंट, उसका प्रोडक्ट। ठीक है, मतलब कि ये कह सकते हैं कि k जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है कि नहीं, बोलो, इसके हिसाब से तो यही है। अच्छा, ये आप सोच भी सकते हैं, लंबा स्प्रिंग होता है खींचना बहुत आसान रहता है, आसानी से इलॉन्गेट होता है। छोटा स्प्रिंग है उसको खींचो बहुत मुश्किल लगेगा, है ना। उसका कारण ही देखिए, स्टिफनेस के जो है, स्प्रिंग कांस्टेंट को स्टिफनेस कांस्टेंट भी कहते हैं, मतलब वो कितना स्टिफ है, कितना डिफिकल्ट है उसको खींच पाना। आप सोचिए किसी का के ज्यादा रहेगा, F = kx होता है कि नहीं, बोलो, सेम फोर्स आप लगाइए, के किसी का ज्यादा है तो x आपका कम खींचेगा। के ज्यादा है, फोर्स सेम लगाइए, दो बॉल ब्लॉक पे, मतलब दो स्प्रिंग पे सेम फोर्स लगाइए, एक का के ज्यादा है, एक का के कम, तो जिसका के ज्यादा है उसमें x कम होगा, और जिसका के कम है उसका x ज्यादा होगा, मतलब आप ज्यादा खींच पाएंगे उसको। तो ये स्टिफनेस को बताता है। तो स्टिफनेस जो है लेंथ के साथ इनवर्सली वेरी करता है। ये हम लोग के सेंस के हिसाब से, इंट्यूशन के हिसाब से भी सही लग रहा है ना। अब देखिए, यानी कि इसका ये मतलब हुआ कि आपने लेंथ को अगर काट दिया है, k', l' जो होगा kl के बराबर होना चाहिए। लेंथ को कट कर दिया तो k बदल गया, पहले k था, लेंथ l था। अच्छा, नया l है कितना, n इक्वल पार्ट्स में बांटे तो l/n हो जाएगा, इक्वल्स टू kl। तो देखिए k', l से l कैंसिल हो गया, k' कितना आ गया, बोलो, n टाइम्स k आ गया कि नहीं। तो k' अगर n टाइम्स k है तो टाइम पीरियड निकाला जा सकता है कि नहीं सर। तो ये जो k' है वो इंडिविजुअली हर नया जो स्प्रिंग आया ना उसका स्प्रिंग कांस्टेंट, ये सब पहले जुड़ा हुआ था, तो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या था, बोलो, मिला के k था। अब क्या हो गया, सबका n टाइम्स k हो गया। ठीक है, मतलब n k, ऐसा कितना पार्ट है भाई,
एन पार्ट है, सबको जोड़ोगे तो क्या आएगा, एन इंटू एन के आएगा कि नहीं बोलो, तो के इक्विवेलेंट क्या आ गया, एन स्क्वायर के, टाइम पीरियड क्या होगा बोलो, 2 पाई रूट अंडर एम बाई एन स्क्वायर के, एम बाई के तो मिला के वो टाइम पीरियड होता टी नॉट बाई एन, हो गया क्या, आया समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं, जल्दी से कॉपी करिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमने बहुत सारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विवेलेंट के वाले क्वेश्चंस देखे। एक और क्वेश्चन जो देखने जा रहे हो कुछ इस तरह का देखिए, इसमें ये वर्टिकल लाइन है, इधर भी थीटा एंगल है और इधर भी थीटा एंगल है, यहां पे ब्लॉक लगा रहे हैं, देखिए और ये फिक्स है, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि इफ इट इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड इन दिस डायरेक्शन, ब्लॉक है जिसका मास m है, इसको स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिए इस डायरेक्शन में, तो बताना टाइम पीरियड क्या होगा, ये k1 k1 और ये k2, ठीक है। एसएचएम तो करेगा, देखिएगा ध्यान से, देखिएगा अगर ये मान लो ऐसे था, ऐसा, ठीक है, और हमने ब्लॉक ऐसे खींच लिया, ऐसे खींचा, मान लो हमने कितना डिस्प्लेस किया, y, ठीक है। देखिएगा यहां था ब्लॉक, यहां पे आ गया, बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट किया गया, तो उसकी वजह से हम लोग ऐसा मानेंगे कि ये भी थीटा है और ये भी, एंगल में बहुत बदलाव नहीं आया, ये जो है बहुत छोटा है, इतना बड़ा तो दिखाने के लिए बता रहे हैं, समझ रहे हैं। अच्छा, तो इस ब्लॉक के फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में सोचते हैं, इधर फोर्स दिखाते जाएंगे। ऊपर की ओर आप देखिए एक फोर्स लग रहा होगा K2y, ठीक है क्या, एक्स वाई डिस्प्लेस करा है ना, वाई वाई डिस्प्लेस, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो हम लोग ये बता सकते हैं क्या कि अगर ये y है तो ये कितना इलोंगेट किया, यहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, ये और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है, तो यही बता रहा है ना कि इतना तो लेंथ था ही, इतना इलोंगेट हुआ, तो अगर ये y है तो ये दोनों स्प्रिंग कितना कितना इलोंगेट हुआ भाई, इतना, ये y है, तो बताना भाई ये कितना है, y cos थीटा होगा कि नहीं होगा, ये y cos थीटा होगा, इतना इलोंगेट हुआ, मतलब इस पे इधर एक फोर्स लगेगा K1 y cos थीटा, लगेगा कि नहीं, और वैसा ही इधर भी फोर्स लगेगा, कितना लगेगा, K1 y cos थीटा। अच्छा, हम लोग को इसका अगर रिजल्टेंट निकालने बोला जाए तो इन दोनों का रिजल्टेंट तो इधर ही होगा ना, साइन थीटा वाला कंपोनेंट इनका तो कैंसिल हो जाएगा, तो इधर क्या फोर्स लगेगा, K1 y cos स्क्वायर थीटा, एक और cos थीटा हो गया ना, एक cos थीटा आया y की वजह से और एक cos थीटा आया फोर्स के कंपोनेंट की वजह से, ये हो जाएगा 2K1 y cos स्क्वायर थीटा। क्यों हुआ समझ में आया, इसका भी हो उसका, तो नेट फोर्स क्या हो गया भाई, नेट फोर्स इक्वल्स टू माइनस K1 माइनस K2y माइनस 2K1y cos स्क्वायर थीटा, ठीक है भाई, y कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा माइनस K2 प्लस 2K1 cos स्क्वायर थीटा इंटू 1, तो बताओ भाई टाइम पीरियड बता पाएंगे क्या, कितना होगा, 2 पाई रूट अंडर m बाई 2K1 cos स्क्वायर थीटा प्लस K2,
आया समझ में? कोई दिक्कत? जल्दी से कॉपी करिए।